बूढ़े योद्धा थामा के साथ विद्युत पहाड़ी पर था। जैसे ही थामा ने विद्युत से लॉकेट उतारने के लिए कहा तो वो परेशान होकर सोच में पड़ गया। विद्युत के चेहरे पर हल्की परेशानी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, मैं ये जानता हूं कि मेरा अग्नि शक्ति ग्रंथ तुम्हारे पास है। मैं वो ग्रंथ तुमसे वापस नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने उसे अपने शिष्य के लिए ही बनाया था। आचार्य थामा के मुंह से अग्नि शक्ति ग्रंथ का नाम सुनकर विद्युत के चेहरे पर घबराहट और उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। वो हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे करने लगा। विद्युत के चेहरे पर खौफ देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो विद्युत, डरो मत। मैंने आज ही तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुम्हारे लेटर पर अपने गुरु की मोहर भी लगाई है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने तुम्हें अपना शिष्य मान लिया है, इसलिए तुम उस ग्रंथ को अपने पास रखो। मुझे कोई एतराज नहीं। उसमें रफ्तार और बचाव की तकनीक है और उसके दूसरे हिस्से में हमले की तकनीकें हैं जो मेरे पास है। आचार्य थामा ने विद्युत को दिखाते हुए कहा, और जब विद्युत ने उनके हाथ में ग्रंथ का दूसरा हिस्सा देखा तो वो हैरान रह गया। विद्युत की आंखों में हल्की हैरानी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें युद्ध और लड़ाई की वो तकनीकें सिखाऊंगा कि तुम एक दिन इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योद्धा बनोगे। तुम्हारा मुकाबला वो सुपर 7 योद्धा भी नहीं कर पाएंगे जिनका नाम इस दुनिया में फैला हुआ है। आगे का फैसला तुम्हारा है। आचार्य थामा महसूस कर रहे थे कि उनकी बात सुनकर विद्युत की आंखों में चमक आ गई थी और वो समझ गए थे कि यही सही वक्त है। वो आगे बोले, लड़के, इतना ही नहीं, मेरे पास एक रहस्यमयी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हें कोई घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 3 चक्रों को जागृत करना होगा और मूल तात्विक शक्तियों को हासिल कर उन पर काबू पाना होगा। आज मैं तुम्हारे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करूंगा। ये कहते हुए आचार्य थामा ने एक गहरी सांस ली। वो समझ चुके थे कि विद्युत को मनाना बहुत मुश्किल है। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत खुश होकर बोला, क्या सच में आप मेरे चक्र को जागृत करने में मदद करेंगे? आप सच में मुझे वो तकनीक सिखाएंगे? विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा हंसते हुए बोले, लड़के, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि वो तकनीक कहां है। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा, पर उसे तुम्हें खुद ही हासिल करना होगा। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत का चेहरा उदास हो गया और वो सिर झुकाकर बैठ गया। तभी थामा बोले, इस तरह हार मत मानो। लड़के, इस दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है और बिना कीमत दिए इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। देखो, तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा लॉकेट दिव्य रैंक के तिलिस्मी मणि से बना है। यह शक्ति और ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए तुम्हारे आसपास कोई ऊर्जा नजर नहीं आती। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम्हें लगे कि तुम मुकाबला हारने वाले हो तो तुम इस लॉकेट को उतार देना। ज्यादातर योद्धा दूर से मुकाबला करते हैं, इसलिए तुम आराम से ये लॉकेट उतार सकते हो। आचार्य थामा की बात सुनकर विद्युत ने एक पल सोचते हुए हामी में सिर हिला दिया। विद्युत की हामी देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कि जब तक तुम बहुत ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी के सामने अग्नि शक्ति ग्रंथ की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करोगे। यह तकनीक बहुत खास है और जिस दिन तुम किसी अग्नि मूल तत्व शक्ति को हासिल कर लोगे तब तुम्हें इस तकनीक की ताकत का पता चल जाएगा। आचार्य थामा की हर बात को विद्युत बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने अपने हाथ को अपने भाले से काट दिया। उसके हाथ से रक्त निकल रहा था। विद्युत ने अपना हाथ सामने लाते हुए कहा, मैं विद्युत रघुवंशी
इस धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि को साक्षी मानकर वचन देता हूं। जैसे जैसे विद्युत बोल रहा था, आकाश में भयानक बिजली कड़क रही थी, तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। तभी विद्युत फिर बोला, मैंने अपने गुरु को दिया वचन तोड़ा, तो देवता मुझे इसका दंड दे। ये कहकर विद्युत आचार्य थामा के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। ये देख थामा ने तुरंत उसे उठाया। विद्युत को प्रशिक्षण के लिए तैयार होते देख आचार्य थामा ने गंभीर आवाज में कहा, लड़के, अपने कपड़े उतार कर इस पत्थर पर बैठो और अपना लॉकेट भी उतार कर रख दो। विद्युत ने आचार्य थामा के कहे अनुसार अपने कपड़े उतारे। उसके शरीर पर बने चक्र, त्रिशूल, शंख, चांद, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश के निशान साफ साफ नजर आने लगे। इन रहस्यमय निशानों के साथ कुछ प्राचीन शब्द भी लिखे थे, जिन्हें देखकर आचार्य थामा गंभीर आवाज में बोले, यकीन नहीं होता कि 5 मूल तत्व शक्तियों को एक साथ इस्तेमाल करने का तरीका इसके शरीर पर बना है। लेकिन विद्युत जैसे ही लॉकेट उतारने वाला था कि तभी आकाश से बिजली आकर पास वाले पेड़ पर गिरी और वो जलकर राख हो गया। ये देखकर विद्युत बोला, आचार्य, क्या ये समय ठीक है? आज मौसम बहुत खराब है। डर उसकी आंखों में साफ साफ देखा जा सकता था। तभी आचार्य थामा बोले, डरो मत विद्युत। जब किसी की बंधी शक्ति मुक्त होने वाली होती है तो प्रकृति में इसी तरह के बदलाव होते हैं। इसके बाद आचार्य ने मन में कहा, तुम्हें शायद ये बात नहीं पता कि तुम्हारी जन्मजात शक्ति बिजली है और इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम विद्युत रखा था। तभी आचार्य विद्युत के शरीर पर बने टैटू को देखते हुए मन ही मन बोले, अद्भुत, ये सभी दिव्य चिन्ह हैं। विद्युत, एक दिन तुम सभी ब्रह्मा शक्ति को हासिल करोगे और इस धरती के ब्रह्म योद्धा बनोगे। उस पहाड़ी से दूर राजघराने के महल में ऋतिक वेदा आकाश की ओर देख रहे थे और अपने साथ खड़े राजा नागार्जुन से बोले, महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? तभी नागार्जुन बोले, महान ऋतिक वेदा, यह प्रकृति कैसा भयानक रूप ले रही है। तभी ऋतिक वेदा बोले, आप परेशान न हो महाराज, आज जरूर कोई दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। मैंने राज्य और महल पर अपना शक्ति कवच चढ़ा दिया है, राज्य को कोई क्षति नहीं होगी। तभी नागार्जुन बोले, ये शक्ति अच्छी है या बुरी? नागार्जुन के सवाल पर ऋतिक वेदा ने कहा, शक्ति कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती महाराज, ये तो उसके धारण करने वाले पर निर्भर करती है। पर यह तो सच है कि कोई दिव्य शक्ति आज जागृत हुई है। मेरे पूर्वजों से यही प्रार्थना है कि कोई नई मुसीबत ना हो। वहीं दूसरी ओर उस पहाड़ी पर विद्युत के साथ मौजूद आचार्य थामा ने कहा, अपनी आंखें बंद करके साधना करो। उन्होंने विद्युत के सर पर एक हाथ रखा, जिसमें से एक पीली रोशनी निकलने लगी और विद्युत के दिमाग में चली गई। विद्युत ने ध्यान केंद्रित कर आचार्य थामा के बताए मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जैसे ही विद्युत के मुंह से मंत्र की ध्वनि निकली, उसके आसपास की बिखरी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। उसके शरीर पर बना आकाश का निशान चमकने लगा और तभी बादलों में फिर से तेज गड़गड़ाहट हुई। आकाश से एक भयानक बिजली विद्युत पर गिरी और उसका शरीर सफेद प्रकाश से चमकने लगा। तभी आचार्य ने देखा कि विद्युत कांपने लगा है और उसका शरीर पीला पड़ रहा है और उस पर दरारें पड़ रही है। आचार्य ने तेज आवाज में कहा, विद्युत, विद्युत, क्या तुम ठीक हो? विद्युत कुछ भी नहीं बोला। ऐसा लग रहा था जैसे शक्ति का प्रवाह इतना तीव्र हो कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी विद्युत ने एक तर्क भरी चीख निकाली, आ! जब आचार्य की नजर उसके चेहरे पर पड़ी तो वो घबरा गए। दरारें उसके पूरे शरीर से होती हुई चेहरे तक जा चुकी थी और उनमें से रोशनी निकल रही थी। जब आचार्य ने देखा कि विद्युत के शरीर की दरारें बढ़ रही है तो वो घबरा गए
और सोचने लगे कि यदि इसी तरह से ये दरारें बढ़ती रही तो इसका शरीर फट जाएगा। ये सोचकर आचार्य बोले, हे भगवान, ये बिजली की शक्ति रुक क्यों नहीं रही? क्या देवता चाहते हैं कि यह मासूम बालक मारा जाए? इधर उस पहाड़ी से दूर नागार्जुन और ऋतिकवेदा ने ये देखा तो उनकी भौहें सिकुड़ गई और वो बोले, ये क्या हो रहा है महान वेदा? तभी ऋतिकवेदा बोले, किसी ने बिजली की शक्ति का आह्वान कर दिया है। मैं अगर वहां उसे रोकने गया तो शायद इस राज्य को प्रकृति के प्रकोप से नहीं बचा पाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज। जैसे ही माहौल शांत होगा मैं तुरंत वहां जाकर देखूंगा कि यह किसने किया है। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। इधर पहाड़ी पर हालात बिगड़ते जा रहे थे और तभी आचार्य तेज आवाज में बोले, विद्युत, इस शक्ति को अपने चक्र में भेजो और उसे जागृत करने के लिए अपने भीतर झांको। तुम कर सकते हो, यह शक्ति तुम्हारी है। विद्युत को आचार्य की कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही थी। दर्द और पीड़ा से उसके दांत कड़कड़ाने लगे और उसने एक तेज आवाज में चीख निकाली और वो बेहोश हो गया। बिजली गिरना बंद हो गई। जब आचार्य ने देखा तो वो हैरान हो गए और बोले, यकीन नहीं होता, इसने पूरी शक्ति को काबू कर लिया। अब इसे बस एक तकनीक की जरूरत है और यह किसी तीसरे स्तर के योद्धा को भी जान से मार सकता है। तभी आचार्य को महसूस हुआ कि कोई उसी ओर आ रहा है। यह शक्ति बहुत ताकतवर है। आचार्य ने गौर किया कि यह तो कोई अनजान शक्ति है। मुझे विद्युत को छुपाना होगा। आचार्य ने जल्दी से विद्युत को उसका लॉकेट पहनाया और उसका भाला गायब कर दिया। लॉकेट पहनते ही उसकी शक्ति 90% दब गई। तभी आचार्य बोले, यह शक्ति इतनी ज्यादा है कि एक मणि भी इसको दबाने में असमर्थ है। इसलिए आचार्य थामा ने अपनी शक्ति की मदद से उसे पास की एक छोटी सी गुफा में छुपा दिया और पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। तभी वहां एक नीली शक्ति से बने पंखों के साथ एक योद्धा आया जो अपने नीले कपड़ों में रात के अंधेरे में चमक रहा था। यह कोई और नहीं, महान योद्धा ऋतिकवेदा थे। ऋतिकवेदा ने आते ही कहा, क्या तुम्हें भी वो शक्ति महसूस हुई? तभी बूढ़े थामा ने कहा, हाँ, इसलिए मैं यहां तुरंत आ गया। हमें बाकी सभी लोगों को सूचित करना होगा। तभी एक शक्ति और वहां आई। वो सुंदर लड़की दुदुसी थी। उसने आते ही कहा, ओ, तो आप दोनों पहले ही आ गए। तभी थामा ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? ये तुम्हारा राज्य तो नहीं है। इस पर दुदुसी ने कहा, बूढ़े, ये राज्य तुम्हारा भी नहीं है, तो तुम यहां क्या कर रहे हो? ये सुनकर थामा को गुस्सा आ गया और वो बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज तो मैं तुम्हें खत्म ही कर दूंगा। तभी ऋतिकवेदा ने कहा, रुको थामा, ये मेरा राज्य है और मैं यहां का रक्षक हूं। और दुदुसी, ये मत समझना कि मैं तुमसे एक स्तर नीचे हूं तो डर जाऊंगा। भले ही मैं तुम्हें आज ना मार पाऊं, पर इस काबिल तो तुम्हें कर दूंगा कि तुम जल्दी खुद ब खुद मर जाओगी। ऋतिकवेदा की बात सुनकर दुदुसी को गुस्सा तो आया, पर वो कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सामने 2 7वें स्तर के योद्धा हैं जिनके पास अभिदाय शक्ति कवच तकनीक है और वो आसानी से मिलकर उसकी शक्ति का मुकाबला कर सकते हैं। तभी दुदुसी बोली, एक बार मैं सूरज की शक्ति कवच तकनीक हासिल कर लूं, फिर देखना मैं तुम दोनों शेर और चीते का क्या हाल करती हूं। अगर तुम्हें भीगी बिल्ली बनाकर अपने महल में ना रखा तो मेरा नाम भी दुदुसी नहीं। और ये कहकर वो वहां से चली गई। तभी ऋतिकवेदा बोले, अगर उस महान योद्धा ने हमें यह अभिदाय कवच तकनीक नहीं दी होती तो शायद हम कब के मारे जाते। इस पर थामा नाराज होकर बोले, तुम्हें तो कुछ दिया था, मुझसे तो छीन लिया था। अगर आज मेरे पास वो मणि होती तो मैं इसके साथ इस दुदुसी के उस भाई का भी काम तमाम कर देता। खैर छोड़ो, गलती मेरी ही थी। मैंने भी निर्दोष 7वें स्तर के योद्धा को मार दिया था। ये मेरी ही गलती थी। जो रफ्तार और शक्ति के लिए जाना जाने वाला मैं अश्वत्थामा दर दर इस धरती पर भटक रहा हूं।
कलयुग आ चुका है। एक दिन वो ब्रह्म योद्धा आएगा और मेरा इंतजार खत्म होगा। तभी ऋतिक वेदा बोले, अच्छा, जब यहां कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे थामा। इस पर थामा ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और ऋतिक वेदा वहां से चले गए। जब थामा ने देखा कि दोनों महाशक्तियां जा चुकी हैं, तो उन्होंने गुफा से पत्थर हटाया और उसके बाद अपना शक्ति कवच भी हटाया। इतनी देर में विद्युत का शरीर पहले से बेहतर हो गया था और उसके शरीर के निशान खत्म होने लगे थे। ये देखकर आचार्य थामा ने राहत की सांस ली और वहीं विद्युत के बगल में बैठकर आराम करने लगे। जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली और वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि आचार्य उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी विद्युत ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आचार्य, क्या मेरा चक्र जागृत हुआ? क्या मैं कामयाब हुआ? इस पर आचार्य थामा ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं देख लेते? तभी विद्युत ने अपने हाथ की मुट्ठी को बंद किया और पास की एक चट्टान पर प्रहार किया। विद्युत ने महसूस किया कि उसके प्रहार करते ही चट्टान में दरार पड़ गई। तभी आचार्य ने कहा, यह ताकत तुम्हारे लॉकेट पहने रहने के बावजूद है। अगर लॉकेट उतार कर प्रहार करते तो यह चट्टान टुकड़े टुकड़े हो जाती विद्युत। लेकिन अभी भी तुम इस शक्ति का केवल 20% भाग ही काबू कर पा रहे हो। इसलिए हमें तुम्हारा दूसरा चक्र जागृत करना होगा, जिससे तुम्हारा शरीर और अधिक मजबूत हो जाएगा। फिर तुम इस शक्ति का आधा भाग इस्तेमाल कर पाओगे। क्यों आचार्य थामा विद्युत की मदद कर रहे हैं? क्या विद्युत अपनी शक्तियों को और अतीत को जान पाएगा? क्या है विद्युत की सच्चाई? ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।